नमस्कार साथियों, स्टैटिट्यूड यूपी के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एजीटीओ को लेके हमने कई सारी वीडियोस अब डाल चुके हैं, चाहे वो कट ऑफ की हो, चाहे वो रिजर्वेशन की हो, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो, चाहे तमाम जितने भी कन्फ्यूजन थे हम उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आपके फिर भी कुछ सवाल रह गए थे, जैसे कि 36 आरक्षण यानी कि जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है उसमें क्या होगा अगर वो सीटें खाली रह जाएँ। ये सवाल आपने पूछा था हमसे। इसके अलावा सर्वे में हमने जो कराया है, क्या कोई हमें अभी तक अपडेट मिला है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लगभग 1000 से 1100 सीट्स इसमें जा रही हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज देंगे और हम वो क्वेश्चंस को शामिल करा है जिन क्वेश्चंस पे आपने हमें डाउट दिया है, आपने हमसे सवाल पूछे हैं और उनको हमने शामिल किया है। आप देख सकते हैं हमारे पास कई क्वेश्चंस हैं, तो एक एक करके हम उन क्वेश्चंस को समझेंगे और उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे और हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो रोहित सिंह जी ने पूछा है कि फुल मार्क सबको मिलते हैं या क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है उसको। तो रोहित जी ये पूछना चाह रहे हैं कि जो अभी मान लो यूपी SSC ने अपने कुछ जो आंसर की है वो जारी की थी, ठीक है, उसमें उसने AGTA की भी जारी की। अब AGTA में क्या हुआ कि लगभग 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, वैसे तो लोगों को 5 से 6 पे डाउट है। हमने एक वीडियो भी बनाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें हमने बहुत ही शानदार तरीके से हमने बताया है कि उसमें कि किन क्वेश्चंस पर उम्मीद है और किन क्वेश्चंस पर उम्मीद नहीं है। तो उस वीडियो को आप एक बार देखना, ठीक है, चैनल पर ही आपको मिल जाएगी। तो जब उस वीडियो को आप देखेंगे जाके, तो वहाँ पे हमने बेसिकली सारा रिसर्च करके सब कुछ ठीक ठाक करके हमने उस वीडियो में बताया है। तो फिलहाल अगर मेरा मानना जो है वो मैंने बताया था उस वीडियो में, तो लगभग जो 3 साथियों हैं, 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पे हमें लग रहा था कि उन पर बात बन सकती है या उन पे बच्चों को नंबर मिलने चाहिए। तो क्या आयोग क्या करता है, अब वो आयोग का फैसला होगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि लगभग दोस्तों 3 क्वेश्चंस तो नहीं, लगभग 2 क्वेश्चंस, हाँ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे छात्रों को नंबर मिलने चाहिए। अब इसमें बात आती है कि ये नंबर मिलेंगे किसको, जिसने अटैम्प्ट किया है या जिसने अटैम्प्ट नहीं किया है उसको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जो करेगा उसी को ही तो मिलेगा ना। अगर मान लो वो 2 क्वेश्चन जो है, ठीक है, उन 2 क्वेश्चन पे आयोग ने माना कि हम इन क्वेश्चंस को रद्द कर रहे हैं, तो वो सबको ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस सिलसिले में सबको ही नंबर मिलेंगे। एक बार फिर से सुनिए, अगर वो उस क्वेश्चन को रद्द करता है तो, अगर वो रद्द नहीं करता है तो क्या करेगा, जैसे उसमें से क्वेश्चन जो था आयोग ने जो बताया कि ये वाला आंसर होना चाहिए था, मान लो B आंसर होना चाहिए था, ठीक है। अब उसी में ही देखिए ABCDE होता है ना, E जो है, E में था उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं भी तो सही हो सकता है ना, उसका जरूरत है ना कि प्रश्न को रद्द किया जाए। तो इस सिलसिले में जिन लोगों ने उपरोक्त में से कोई लगाया है, जैसे आपका कौन सा क्वेश्चन था, इमामबाड़ा हम वाला लेते हैं, ठीक है। जो इमामबाड़ा वाला क्वेश्चन था उसमें क्या हुआ था, आप सभी को पता है कि जो सफदरगंज है और शायद एक और ऑप्शन था, है ना, उसी में लोगों ने टिक किया था, जबकि ऑप्शन में क्या आना था, इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं जिसने टिक किया है उसको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, उसको तो नंबर मिल जाएगा, और जिसने टिक नहीं किया है वो वाला, तो उसका नंबर वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो सिंपल है, मेरी बात समझो, 2 ऑप्शन है। अभी आप 100% श्योर नहीं हो कि परीक्षा में वो प्रश्न रद्द ही होगा, ये आखिरी जो भी है वो आयोग का ही फैसला होगा। तो आयोग जो करेगा वही अंतिम माना जाएगा, ठीक है। अब सवाल यहाँ उठता है कि सबको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो रोहित जी, जैसा कि हमने बता दिया है, अगर आयोग रद्द करता है तो आपको नंबर मिल जाएगा, चाहे आपने अटैम्प्ट किया है या नहीं किया है। और अगर उसने उपरोक्त में से कोई माना है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, अगर आपने वो सिलेक्ट नहीं किया है। तो इसमें अंतिम फैसला आयोग का होगा, इसलिए आपको इसके लिए वेट करना होगा कि आयोग उत्तर कुंजी कब तक दे सकता है। और मैंने ये भी बताया था, लगभग मुझे लग रहा है कि अभी तो देखो सितंबर में पैट है, तो पैट हो जाएगा, उसके बाद ज़्यादा कोई वैकेंसी का इनके पास है नहीं, तो टीए पे ये ध्यान देंगे, ठीक है। और टीए में मुझे लगता है ये सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के शुरुआत में जो फाइनल उत्तर कुंजी है वो दे देंगे। तो आपने इतना वेट कर लिया है, तो 1 महीने का मुझे लगता है और वेट कर लीजिए, 1-1.5 महीने का, आपको उत्तर कुंजी में पता चल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सर, स्पोर्ट्स कोटा का कट ऑफ जाएगा क्या, 68 सीट पे पूरे बच्चे मिलेंगे स्पोर्ट्स कोटा में या नहीं?
हाँ, इनका सवाल तो सही है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने बताया था कि जो स्पोर्ट्स कोटा है उसमें लगभग 68 सीटें हैं, है ना। तो इनका भी सवाल तो वाजिब है। श्री मिश्रा जी का इनका क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स कोटा में अगर क्या सारे बच्चे मिल जाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि ये क्या स्पोर्ट्स कोटा से है या नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप बताना कि आप स्पोर्ट्स कोटा से हो या नहीं हो। फिलहाल यहाँ सवाल उठता है कि क्या होगा। देखो, मुझे लगता है कि 68 बच्चे मिल जाने चाहिए। वैसे हमारे पास जो हमने पोल कराया है उसमें तो हमें 1 या 2 बच्चे ही मिले हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा वाले। लेकिन हमारा पोल संख्या तो 500 से भी नीचे है ना। 500 लोगों ने, कम लोगों ने ही वीडियो, तो लोगों ने खूब देखा, लगभग 10-11 हज़ार लोगों ने वीडियो देखा, लेकिन पोल में भाग सिर्फ 500 से कम ही लोगों ने लिया हो। नहीं, 500 तो ले लिया होगा, 500 तो ले लिया होगा शायद। तो उसमें जो उत्कृष्ट खिलाड़ी वाले हैं वो हमें 1 या 2 लोग मिले। तो लगभग 32,000 लोगों ने फॉर्म भरा है ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं होंगे। मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स कोटा वाले तो मिल जाएंगे। दिक्कत भूतपूर्व सैनिक में शायद आ सकती है, मेरा ऐसा मानना है। फिलहाल मैं ऐसा नहीं कह सकता, ये तो आयोग के पता होगा, आयोग को कितने फॉर्म पड़े। तो श्री मिश्रा जी, मेरा यहाँ पे जवाब होगा कि मुझे लग रहा है 95% बच्चे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपका स्पोर्ट्स कोटा में कितनी कट ऑफ जाएगा, मेरे पास इसका सही जवाब नहीं है, क्योंकि मेरे पास इसके सही पोल में डेटा आया ही नहीं है। तो जिस चीज़ का मेरे पास डेटा नहीं है मैं उसमें तुक्का नहीं मारूंगा, क्योंकि तुक्का मारने से चीज़ें नहीं होती हैं। आपको कट ऑफ जो मैंने बताई है वो एनालाइज करके बताइए। तो तुक्का मैं नहीं मारने वाला कितनी जाएगी, क्योंकि 2 लोगों के डेटा से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि कितनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको वेट करना होगा। अगला क्वेश्चन आता है नीडा वाला। सर जी क्या होगा, ये अजय कमल जी ने इसका क्वेश्चन उठाया है। तो देखो, यूपी नीडा वाला हम सभी को पता है, उसमें वो वाला क्वेश्चन मुझे लगता है कि रद्द ही होगा, ठीक है। और रद्द होगा तो आपको 1 नंबर उसमें मिल जाएगा। अगर वो रद्द नहीं होता है तो जिसने उपरोक्त में से कोई लगाया है तो उसको 1 नंबर मिल जाएगा, और बाकी जिन लोगों का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब जिसका तो गलत हो ही गया तो वो तो गलत है ही, उसका तो -0.25 जाएगा ही, ठीक है। और अगर वो रद्द होगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब फिर वही ऑप्शन है कि आयोग इसको क्या मानता है। अगर आयोग इसको मानता है कि ये क्वेश्चन हमें रद्द करना है तो आपको नंबर मिल जाएगा। आयोग कहता है नहीं करना है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अंतिम फैसला फिर आयोग का ही होगा, तो आपको इसको लेके वेट करना होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है अंशिता चौहान जी का। इन्होंने लिखा है, सर मेरा EWS 1/5/2024 का हुआ है और फॉर्म मैंने 3/5/2024 को सबमिट किया था, तो EWS सही है या नहीं है। देखो अंशिता जी, आपका प्रश्न ये है कि आपका EWS कब का बना हुआ है, 1/5/2024 का, ठीक है। फॉर्म भरने की अंतिम डेट कौन सी थी हम सभी को पता है। मैं एक बार नोटिफिकेशन खोल लेता हूँ तो आप इसको बहुत आसानी से देख पाओगे, ठीक है। 1 मिनट का समय दीजिएगा। अगर किसी का EWS का नहीं है तो वो स्किप करके चले जाए, या किसी का साथी का है तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर ले, मैं उसको सारी चीज़ें यहाँ पे समझा दूँगा। आप 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं नोटिफिकेशन को खोल रहा हूँ और इसमें आपको लिखा हुआ दिखा दूँगा। मैं क्यों ओपन कर रहा हूँ, ताकि आपको दिखा सकूँ। मेरा 1 मिनट का समय दीजिएगा, ये खुल गया, ठीक है। तो इसमें EWS के लिए हम एक बार पेज पर पहुँच जाते हैं। EWS कहाँ गया भाई, ये है, देखो EWS, ठीक है। अब यहाँ पे अंशिता जी आप ध्यान से देखिए, और जो EWS के छात्र हैं वो भी देखिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो आवेदक आर्थिक रूप से कमज़ोर है, EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उनका आवेदन करने से पूर्व दिनांक, ठीक है। पूर्व दिनांक कौन सा था, 31/5/2024, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, 31/5/2024 ये क्या था, अंतिम था, ठीक है। अब कब से शुरू हुआ था, 1/4, ठीक है। शुरुआत कब से हुई थी, 1/4/2024, ठीक है। ये इसके बीच में शुरुआत हुई थी। इनका क्या कहना है कि इस बीच का आपका फॉर्म होना चाहिए। कौन सा, हम बात कर रहे हैं EWS की, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन समझो, दूसरा पॉइंट यहाँ पे समझो आप, ठीक है। इसका बाद है कि हाँ, ये बता दिया उन्होंने कि मध्य निर्गत, मैंने बताया ना बीच का होना चाहिए,
जो वित्तीय वर्ष 2023-2024 का होना चाहिए, ठीक है। तो 2023 और 2024 का होना चाहिए। ये मैंने बहुत ही आराम से शांति से समझाया था, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक है, डाउट है तो क्लियर करना तो चाहिए, है ना। तो इसके बीच का होना चाहिए और 2023-2024 के होना चाहिए, ठीक है। और किसके लिए मान्य होना चाहिए, ये होना चाहिए। और मान्य कब का होना चाहिए ये भी देख लो। मान्य जो होना चाहिए वो 24-25 के लिए मान्य होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल है, ये जो 3 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट आप समझ गए। तो देखो EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो हमेशा से ही बैक 1 साल पीछे का ही बनता है, क्योंकि ये आपके आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। देखो फ्यूचर में आपकी कैसे आर्थिक स्थिति होने जा रही है उसके अकॉर्डिंग तो आपको नहीं दिया जा सकता ना आरक्षण। आरक्षण तो आपको तभी दिया जाएगा जो आपकी पिछली स्थिति क्या रही थी। फ्यूचर में मान लो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, अंशिता जी आप EGTA में हो जाती हैं, तो मान लो तो आपकी इकोनॉमी हालत सही हो जाएगी, तो फिर EWS में आप नहीं आएंगे, है ना। अगर जो पैरामीटर है, फिलहाल अगर पैरामीटर में आ रहे हैं तो EWS में रहेंगे, कोई बात नहीं है। तो इसलिए भविष्य को देख के तो नहीं बनाया सकता। तो हमेशा जो EWS है, लोगों ने पूछा कि इसका नहीं है, तो देखो EWS आपका इसके बीच में ही बनता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अलग अलग नहीं बनेगा। अगर आप बनवाओगे तो यही रहेगा। अगर ये डेट नहीं है 23-24 का नहीं है, मतलब आर्थिक स्थिति आपके 23-24 को नहीं दिखा रहा है, तो आपने फिर EWS सही जगह से नहीं बनवाया है, या तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, आप सही से साइट समझा नहीं पाए, ठीक है। और मान्य किसके लिए होगा, 24-25 के लिए होगा। अरे भाई जब 24 में बनवाओगे तो 24-25 के लिए तो मान्य होगा ना, 23-24 के लिए तो होगा नहीं। अब ये सिंपल, अब इनका क्वेश्चन हम देखते हैं अंशिता जी का क्या क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन है मेरा EWS 1/5/2024 का बना हुआ है, ठीक है। अब कब तक का होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया है 31/5/2024 का होना चाहिए, ठीक है। तो इनका कब का है, 1/5 का है, तो यानी कि इस पैरामीटर को तो ये पास करती हैं, ठीक है। 1/5/2024 का है, 1/6 का तो है नहीं। अगर यहाँ पर 1/6 होता तो इनका नहीं वैलिड होता, तो यहाँ पर ये वैलिड है, ठीक है। और फॉर्म मैंने 3/5/2024 को सबमिट कर दिया था, तो इन्होंने फॉर्म की लास्ट डेट क्या थी, 31 थी, है ना। और 31 से पहले का होना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इनका जो फॉर्म है, अगर इनके बाकी पैरामीटर्स जो कि मैंने बताया, ये 2023-2024 का होता है। अंशिता जी अगर आप वीडियो देख रही हैं तो ये आप चेक कर लेना, आपका वहाँ पे 2023-2024 का साल लिखा है, वर्ष, और मान्य कब के लिए है, 24-25 का है, तो आप EWS की फीमेल कैटेगरी में आप आ जाएंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन भी EWS से रिलेटेड है। सर EWS इसमें कब का होना चाहिए, जो कि पैट में लगाया था, वो कि जब फॉर्म भरे थे तब का, बिकॉज फॉर्म मैंने बस यस और नो का ऑप्शन आया था, वो वही ऑटोमेटिक इस लिया था, और वैलिड वही होगा ना। अच्छा, इन्होंने पूछा है कि पहला क्वेश्चन तो सर EWS कब का होना चाहिए, तो मैंने आदर्श जी, मैंने आदर्शवादी लिखा है इन्होंने, शायद आदर्श नाम होगा। तो ये जो देख लो EWS का जो मैंने पैरामीटर बताया है, अगर इसके अकॉर्डिंग है आपका, एक बार वीडियो फिर से देख लेना, तो वैलिड है, ठीक है। अब बाकी इन्होंने पूछा है कि जब मैंने फॉर्म भरा था तब बस यस और नो ऑप्शन आया था, ठीक है, तो वह भी ऑटोमेटिक ले लिया था। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था, फॉर्म मैंने खुद भरा है। तो अगर आप वहाँ पर यस करते हो, ठीक है, अगर वहाँ पे आप यस करते हो तो यस करोगे तभी ऑप्शन आएगा, ऑटोमेटिक तो नहीं ले रहा था। अगर ऑटोमेटिक ले रहा था तो मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर किसी का ऑटोमेटिक ऑल लिया है। मुझे लग रहा है मैंने फॉर्म भरा था तो वहाँ पे EWS के लिए या फिर जो भी कैटेगरी थी उसमें यस या नो का ऑप्शन था, और जब मैंने यस वहाँ पे सिलेक्ट किया तो आगे उसमें फॉर्म नंबर डालने के लिए आया था, ठीक है। तो उसमें EWS, हाँ फॉर्म नंबर ही नहीं, 2 कॉलम थे, मुझे याद आया, ठीक है, क्योंकि मैंने फॉर्म भरा था तो मुझे याद है इसमें 2 कॉलम थे, ठीक है। पहला कॉलम तो था जिसमें लिखा था कि ये किसके द्वारा बना हुआ है, जैसे तहसील द्वारा बना हुआ है तो वो लिखना था, और दूसरे में लिखना था कि इसका नंबर क्या है, मतलब जो EWS है उसका नंबर क्या है। जैसे मान लो 441 है तो 441 नंबर यहाँ पे लिखना था, और ये UP तहसील द्वारा था, तो यहाँ पे मतलब जिसके थ्रू बना हुआ था, मुझे नहीं पता किसके थ्रू आपको बना था, तो लिखना था। तो ऑटोमेटिक तो नहीं लिया है आदर्श जी। अब ये आप देखिए कि आपने वहाँ पे डिटेल भरी है या नहीं भरी है। अगर देखनी है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोबारा आपको दिख जाएगा वहाँ पे, ठीक है। या फिर मेल पे तो आया होगा ना, मेल तो डाला होगा, तो मेल पे तो भेजा था UP SSC ने, तो उस पर एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बाकी तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आइए हम अगले पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फीमेल के हिसाब से सीट 1600 हो जाएगी, समझ नहीं आया। अच्छा, इसी में है, अगर भूतपूर्व सैनिक या स्पोर्ट्स की सीट नहीं भरी जाएगी
तो क्या वो खाली चली जाएगी या उस पर सिलेक्शन होगा? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए मुझे समझाने के लिए आपको पूरा हॉरिजेंटल का समझाना पड़ेगा कि कैसे काम करता है। और ये क्वेश्चन वाजिब भी है, क्योंकि अगर मान लो स्पोर्ट्स कोटा की सीट्स मिली ही नहीं, भूतपूर्व सैनिक की सीट्स मिली ही नहीं, तो क्या वो सीट्स जनरल को दे दी जाएंगी? क्या वो ओबीसी में जाएंगी? क्या वो एससी में जाएंगी? या फिर उनको खाली छोड़ दिया जाएगा? ठीक है, ये सवाल तो वाजिब है और इसका उत्तर मुझे आपको बहुत थोड़ा सा लंबा करके बताना होगा। तो अगर पेशेंस से समझ जाओगे, इस वैकेंसी नहीं, कोई भी वैकेंसी आएगी भारत में, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और लोगों को बता भी सकते हो। तो अगर आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस है तो आप इस वीडियो को देख लो, वरना आप इस वीडियो को कट करके अभी चले जाओ। ठीक है, वरना मैं आपको पेशेंस से ही बताऊँगा। तो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आरक्षण है वो काम कैसे करता है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे जो इस वैकेंसी में 2 तरीके का रिजर्वेशन है। ठीक है, एक तो है वर्टिकल, ठीक है, और एक है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब वर्टिकल क्या है? जो हमारा जनरल है, ठीक है, जो हमारा जनरल है वो वर्टिकल है। ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फिर कौन सा आता है? एससी, मान लो कोई भी ऊपर नीचे ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसटी, ठीक है, ये जो हो गया ये हमारा हो गया वर्टिकल। अब हॉरिजेंटल कौन सा है? हॉरिजेंटल में क्या होगा? मान लो फीमेल हो गई, ठीक है, एक्स भूतपूर्व सैनिक हो गए, एक्स सर्विसमैन या एक्स आर्मी मैन। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। मान लो फीमेल हो गए, ठीक है, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन हो गए और हमारे पीएच कैटेगरी वाले भाई बहन हो गए। ठीक है, ये हो गया हॉरिजेंटल। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, मेरी बात समझना। ठीक है, हम एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, मान लो 100 वैकेंसी हैं यहाँ पे। ये मत देखना, पेंट पे कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको गलत दिख रहा हो, ये उल्टा सीधा, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। मेरे पास पैड नहीं है जिससे मैं लिख सकूँ। ठीक है, तो ये हो गया, एक मिनट रुकिएगा। ओके, 100 वैकेंसी है हमारे पास। कितनी वैकेंसी है? 100 वैकेंसी है। अब आप देखोगे कैसे काम होता है। ठीक है, अभी आप एजीटीए की वैकेंसी मान लो 100 है। ठीक है, आप 3440 मत मानो, आप 100 मान के चलो। अब फॉर एग्जांपल जनरल में कितनी सीट्स हैं? 50% मान लेते हैं ना, 50 सीट ये जनरल की हुई। ठीक है, और ओबीसी में कितनी सीट मान लूँ मैं? पैसे तो 27 होनी चाहिए थे, चलो 20 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, ओबीसी की 20 सीटें हुई। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में कितनी सीटें मान लूँ? 10 सीटें। ठीक है, ये भाई अपने हिसाब से देख लेना, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये कोई 100% सही नहीं है। ठीक है, और एससी की मैंने कितने मान ली 15। चलो मैंने एससी की 15 वैकेंसी मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, और एसटी की मान लेता हूँ मैं 7 वैकेंसी मान लो, मैंने मान ली। ठीक है, ये करना है तो कितनी हुई? 50, 20, 70, 80, 5 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो 100 हो जाएगी। तो ये टोटल कितनी हो गई? 100 वैकेंसी हो गई। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो ये जो मतलब फीमेल वाला है, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन वाला है, ये कैसे रिजर्वेशन काम करेगा? ठीक है, अब यहाँ पर आप समझो, ये बार बार गलत हो जाता है यार। तो मैं आपको आसान भाषा में आज रिजर्वेशन समझाता हूँ कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कैसे काम करता है, और आप समझ जाओगे कि अगर वो सीटें भरती नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। अब मेरी बात समझो। ठीक है, अब यहाँ पर 1 मिनट और देना, बस 1 मिनट और देना, ताकि हौच पौच ना हो जाए। 1 मिनट का समय दो दोस्त, थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, बट आपको आज समझा के जाऊँगा मैं। ठीक है, बस ये पेंट पर है तो थोड़ा सा दिक्कत यही होती है कि पेंट अगर पैड हो तो मैं आपको लिख सकता हूँ, तो जो कि थोड़ा सा आसान रहता है, लेकिन क्योंकि पैड नहीं है तो हमें पेंट पे ही काम चलाना पड़ेगा। अरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार आप लोग? क्या आपको अच्छा नहीं लगता है क्या किसी दूसरे का भाई भला हो जाए? नहीं लगता तो बताओ मुझे, है ना? नहीं लगता तो बताओ। ठीक है, एसटी हो गया, और एसटी की हमारी मान लो 5 वैकेंसी हैं। ठीक है, अब देखो ये कैसे काम करेगा। जनरल की 20% मान लो फीमेल की सीट्स जाएंगी। ठीक है,
तो हम 50 का 20% निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लगभग 10 जो सीट्स हैं वो किसकी जाएंगी, वो जाएंगी फीमेल की, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन का कितना रिजर्वेशन है, एक बार मैंने वीडियो में बताया है, एक बार रुकना, 5% है, ठीक है। तो जनरल की मान लो ये 50 वैकेंसी है, तो 50 का मुझे निकाल सकता हूँ, मैं आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2.5 लगभग 3 वैकेंसी मान लो, है ना, 3 मान लेते हैं कि एक्स आर्मी मैन के लिए वैकेंसी है। ऐसे पीएच का 4% है, 4 या 5% है शायद, हम 4% मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 4 निकालता हूँ तो लगभग 2 सीट्स जो है वो पीएच के लिए आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। तो अब कितनी बची, ठीक है, सीट्स कितनी बची, 10 3 13 15, यानी कि 35 सीट्स पर मेल कैंडिडेट जो कि ना फीमेल कैटेगरी में है, ना एक्स में है और एक्स आर्मी मैन है, और ना ही पीएच है, तो वो भर सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं मान लेता हूँ कि किसी और की मान लूँ, चलो ओबीसी की मानता हूँ, ठीक है। मान लो ओबीसी की 20 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो 20 का जो 20% हम निकालेंगे तो आएगा लगभग 4 वैकेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 वैकेंसी जो है वो हो गई फीमेल के लिए, ठीक है। ऐसे ही 20 का मैं अगर 5% निकालता हूँ तो हो गया 1 वैकेंसी, तो 1 वैकेंसी यहाँ पर हो गई। ये देखो चेंज हो सकता है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये लास्ट नहीं है, ठीक है। अब मान लो पीएच की मैं मानता हूँ कि ओबीसी में 20 में अगर मैं 4% निकालूँ तो 4% लगभग 0.8 आ रहा है। तो यहाँ पे भी 1 वैकेंसी हम मान लेते हैं कि पीएच की भी 1 है। तो यहाँ पे अगर मैं 6 हटाऊँ तो 14 वैकेंसी जो है वो बच रही हैं, जो कि नॉर्मल मेल है, ना वो फीमेल में आ रहा है, एक्स में सर्विसमैन में नहीं आ रहा है, ना ही पीएच में आ रहा है। अब ऐसी ईडब्ल्यूएस की भी निकल जाएगी दोस्तों, और ऐसी एससी एसटी की भी निकल जाएंगी, ठीक है। वो अपनी कैटेगरी में आप अपने आप खुद निकाल के देखना। अब सवाल यहाँ पर उठता है दोस्तों, जो कि पूछा था, किसने पूछा था, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, भूतपूर्व सैनिक और ये फीमेल वाला जो भी था ना, वो एक ही आंसर होगा, क्योंकि 1600 जाएगी या नहीं, कितनी सीटें हो रही हैं, या फिर स्पोर्ट्स की नहीं भर्ती है तो क्या होता है। अब मेरी बात मानो, ठीक है। आयोग सबसे पहले कैसे आपकी मेरिट बनाएगा वो आप देखो, कट ऑफ कैसे बनेगी, ठीक है। कट ऑफ कैसे बनेगी, अब उसका खेल समझो। अब मान लो जो आयोग होगा वो सबसे पहले, देखो मैं नहीं कह रहा कि आयोग ऐसा ही करता है, मैं फिर बोल रहा हूँ ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, ये 100% सही नहीं हो सकता मेरा, आप आयोग का ही फैसला मान रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको जो समझा रहा हूँ, तो आयोग कैसे काम करता होगा, चाहे इसको झूठ कहानी मान लो, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आयोग जो है वो मान लो आपके पास लोग हैं 100 लोग, आपने लगभग आपने 500 लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है। अब मान लो 500 लोगों ने टोटल फॉर्म भरा और 100 वैकेंसी हैं, तो आयोग कैसे करेगा सिलेक्ट, वो क्या करेगा, जो टॉप के या फिर आप कट ऑफ बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ठीक है। तो जो टॉप के 100 लोग होंगे, ठीक है, जो 100 लोग होंगे उनके डेटा को पहले उठाएगा, कितने में से, 500 में से, ठीक है। अब जो जनरल की वैकेंसी है वो अनरिजर्व्ड है, जनरल का मतलब क्या, अनरिजर्व, इसमें ओबीसी वाला भी, ईडब्ल्यूएस वाला भी, एससी वाला भी, एसटी वाला भी, सभी लोग इस वैकेंसी में जाएंगे। हाँ, इसी का ही एक क्वेश्चन का जवाब भी मैं यहीं पर ही दे दूंगा। इस हिसाब से मेरिट ज़्यादा जाएगी 55 के पास, क्योंकि ओबीसी की 52, पता नहीं ये इन्होंने लिखा है, जो क्या नाम है, अनुभव यादव जी ने लिखा है, क्योंकि इन्होंने शायद वाला वीडियो देखा था कि ओबीसी में सीट्स कम हैं और ओबीसी में अगर हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो इतनी कम क्यों बता रहा हूँ, मतलब ज़्यादा क्यों नहीं जाएगी। तो उसका जवाब भी मैं आपको इसी में दे दूँगा, ठीक है। तो 500 में से मैंने पहले 100 लोग उठाए, ठीक है। अब ये देखो मेरिट कैसे बनने है आपकी। तो अब बारी आती है, सबसे पहले सीट्स भरी जाएंगी जनरल की, ठीक है। तो जनरल की सीट्स कैसी हैं, अनरिजर्व्ड हैं। तो जो भी 100 लोग होंगे, ठीक है, टॉप के 100 लोग होंगे, उनमें से हम कितने लोग लेंगे, 50 लोग, जो कि हमें अनरिजर्व्ड की वैकेंसी भरनी है। तो इसमें से मैंने 50 लोग लूँगा मैं, जो टॉप के होंगे, ठीक है, जो टॉप नंबर होंगे, जिनके सबसे ज़्यादा नंबर हैं, तो उनको मैं किस में कर दूंगा, मैं जनरल में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारा जो पैरामीटर है, जिसमें हमें 10 फीमेल लेनी थी, 3 एक्स सर्विसमैन लेने थे और पीएच हमें 2 लेने थे। ये अलग अलग भी हो सकता है, हर जगह के स्टेट का अलग अलग होता है, मैं एक मोटा माटी अंदाज़ा बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि हमने जो 50 लोग लिए हैं, मान लो 1 नंबर पे थे रामलाल, ठीक है, 1 नंबर पे थे रामलाल, और ऐसे ही ये जो हम नंबर हमने शीट उठाई और हम ऐसे करते 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 हम ये 50 नंबर पे आ गए, क्योंकि हमें 50 लोगों का डेटा उठाना था।
और यहाँ पे हम गए और यहाँ पे मान लो अंशिता थी, ठीक है, 50 नंबर पे अंशिता थी, ठीक है। हमने अभी कुछ नहीं देखा है, हमने ना जनरल देखा ना ओबीसी देखा, हमने टॉप के 50 लोग उठाए। अगर इन 50 में, अब मेरी बात सुनना, अगर इन 50 में हमारी ये पैरामीटर्स मिल रहे हैं, जिसमें इन 50 में 10 लोग हमें फीमेल के मिल रहे हैं, ठीक है, मैं जनरल की बता रहा हूँ, एक्स सर्विसमैन के हमें 3 मिल रहे हैं, ठीक है, और हमारे पीएच भाई बहन 2 मिल रहे हैं। इन 50 की लिस्ट में हमने सेलेक्ट किया 10 लोग हैं, ये 3 ये 2 ये हैं, तो ये मेरिट आपकी फाइनल हो जाएगी, ये बन गई आपकी अनरिजर्व की मेरिट, ठीक है। अब यहाँ पे खेल समझो, अगर मान लो ठीक है, ये 50 का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक बार ध्यान से समझो, अब होगा क्या, मान लो मैंने 50 लोग सिलेक्ट किए टॉप के लोग, अब इसमें मुझे फीमेल तो 10 मिल गई, ठीक है, जो 10-50 में होंगी जिनका नंबर वो हो गया। अब मान लो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन या जो भूतपूर्व सैनिक है और जो स्पोर्ट्स वाले हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स की भी सीटें हैं, आप गिन लेना, ठीक है। स्पोर्ट्स की भी मतलब 3 मान लो ना, 3 होंगे यहाँ पे, सॉरी माइनस कर लेना, यहाँ पे मैंने गलती हो गई बताने में, यहाँ पे स्पोर्ट्स की भी कम होंगी, ठीक है, 2-3 मतलब स्पोर्ट्स की भी हैं सीट्स इसमें, मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मुझे भूतपूर्व सैनिक की भी 3 मिल गई और स्पोर्ट्स कोटे से मुझे 3 लोग नहीं मिले, ठीक है। अब मेरी बात समझना, आप 3 लोग नहीं मिले, अब क्या होगा, जो आपका सवाल थे कि अगर भूतपूर्व सैनिक और स्पोर्ट्स कोटा की सीट्स नहीं होती हैं तो क्या होगा, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं फिर से लिस्ट उठाऊंगा। मैंने 50 लोगों तक उठाया, 50 लोग ठीक हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 51 नंबर से 100 नंबर तक की लिस्ट में देखूंगा कि क्या इसमें फिर से मुझे कोई भूतपूर्व स्पोर्ट्स कोटा वाला कोई हमें भाई बहन मिल रहा है क्या। अगर यहाँ पे मिल गया तो मैं क्या करूँगा, ये भर लूँगा सीट्स, अगर नहीं भरूँगा तो फिर मैं इसको उठाऊँगा, ठीक है। मैं इस समय ना ओबीसी देख रहा हूँ, ना ईडब्ल्यूएस देख रहा हूँ, ना जनरल देख रहा हूँ, सिंपल ये देख रहा हूँ कि कितने लोगों को मैं इसमें ले सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अनरिजर्व का मतलब है, अनरिजर्व की मेरिट देखते हुए भाई कभी भी आपकी ना ईडब्ल्यूएस ना ओबीसी ना एससी एसटी देखा जाता है। जो लोग कह रहे थे ना कि ओबीसी की कट ऑफ क्यों ज़्यादा जाएगी जबकि उसमें इतने कम सीट्स बच रही हैं, फिर भी क्यों कम रहेगी, मैं उसका रीज़न आपको यहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने क्या उठाया, मुझे अब भी नहीं मिला, मान लो 51 से मुझे 100 तक भी नहीं मिला, अब मेरी 2 सीट्स भर गई हैं, एक बंदा मुझे अभी भी चाहिए, मुझे ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो मुझे पैरामीटर दिया है मैं तब तक करते ही रहूँगा जब तक मैं इस पैरामीटर को, मैं जब तक जनरल की कट ऑफ जो है मैं बना ना दूँ। जनरल की कट ऑफ तब तक नहीं बनेगी जब तक ये मैं 3 चीज़ें मैं ना कर पाऊँ, ठीक है। अब मान लो मैं आ गया 200वें नंबर पे, 201 नंबर पे मुझे एक कैंडिडेट मिले जो कि है ओबीसी से, ठीक है। इनको मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं पता एससीटी है या फिर एससी हैं या ईडब्ल्यूएस है, ये मुझे मिल गए स्पोर्ट्स कोटे के, तो मेरी यहाँ पे कट ऑफ 201 नंबर जो इनका है वो जो थे मैं इनको ऐड कर लूँगा, ठीक है। ये आपकी बन गई जनरल की। तो जनरल में हमें 10 फीमेल मिल गए, 3 हमें एक्स सर्विसमैन मिल गए, 2 पीएच मिल गए, 3 स्पोर्ट्स कोटा वाले मिल गए। अब यहाँ पे जनरल की कट ऑफ बंद हो गई, ठीक है। अब एक और आसानी समझाता हूँ मैं ओबीसी में, ठीक है। ओबीसी में 20 ये थी, 4 ये और 1 एक्स सर्विसमैन, एक और कम, एक और मान लो, तो यहाँ पे क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा की हमने गिनी नहीं थी, 5 या 7, तो 7 सीट्स जो है 7 हुए और बची कितनी ओबीसी की, अब 13, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो जनरल की कट ऑफ यहाँ पे बन गई, ठीक है। अब मेरी बात समझो, इस जनरल की कट ऑफ जो हमने बनाई, हमने इसमें 1 से 50 लोगों तक देखा, ठीक है, क्योंकि हमें 50 सीट्स भरनी थी, ठीक है। अगर 100 भरनी होंगी तो 100 तक देखेंगे। ऐसी ओबीसी में 600 कुछ 29 सीट्स है ना, तो जनरल में कितनी 1800 है ना, तो हम 1800 तक नंबर को लेके जाएंगे। जो 1800 के टॉप लोग होंगे उनको उठा लेंगे, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो। तभी तो ओवरलैपिंग कैसे होती है, देखो ओवरलैपिंग ऐसी होती है कि हमने जो 1 से 50 तक की सीट्स ली थी, हमने इसमें ये नहीं देखा कि जनरल के कितने कैंडिडेट हैं, हमने ये तो देखा नहीं, हमने सभी देखा कि जो टॉप के 50 लोग हैं उनको लिया जाए। तो मान लो ओबीसी में ऐसे लोग थे जिनके 50 से ज़्यादा नंबर थे, ठीक है, 55 वाले थे, 56 वाले थे, 65 वाले थे। तो ये क्या किए, ये आपकी सीट क्या कर दिया, वर्टिकल में ओवरलैप होता है, ठीक है। वर्टिकल में ये ओवरलैप करके कहाँ चले गए, ये थे तो जनरल में, आप सोच रहे थे कि यार इनके तो 65 नंबर है और ये ओबीसी में है ना, ये ओबीसी में, ऐसी ईडब्ल्यूएस में मान लो 50 नंबर हैं किसी के और ये ईडब्ल्यूएस में, तो ये तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज़्यादा बढ़ा देंगे। अरे नहीं भाई, ये ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ नहीं बढ़ा रहे हैं, ये जनरल की कट ऑफ बढ़ा रहे हैं। ये क्या जाएंगे, अगर हमने जब 1 से 50 तक के टॉप के कैंडिडेट देखे तो उसमें ये भी आए भाई साहब और ये भी आए भाई साहब, तो ये लोग अपनी कैटेगरी में रहे ही नहीं। आप समझो, ये जो हाई नंबर वाले थे ये आपकी कैटेगरी में रहे ही नहीं, ये कट ऑफ में कहाँ पहुँच गए, जनरल में पहुँच गए, ठीक है।
तो जनरल में पहुंचने के बाद जो 65 नंबर वाले थे ये तो चले गए ओबीसी से। अब ओबीसी में क्या होगा, 64 जिसका नंबर होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, मेरी बात समझे। अगर ज़्यादा नंबर वाले जो लोग हैं वो ओवरलैप करेंगे, ठीक है, वो पहुँचेंगे जनरल में, क्योंकि जनरल में लोगों के अगर ज़्यादा नंबर नहीं है, अगर इनको जनरल में खतरनाक लोग मिल गए, ठीक है, मान लो 65 नंबर वाले ओबीसी वाले खूब हैं और जनरल में 66 नंबर वाले हैं, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा तो हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमें जनरल के तो कम ही नंबर दिख रहे हैं और जनरल के कैंडिडेट भी कम है। मैंने एक पोल कराया, उसमें 15% लोग EWS के, पता है आपको, और लगभग 11% लोग ही जनरल के हैं। 25% डेटा ऐसा आया है मेरे पास जो कि जनरल और EWS का है, उसमें से 15% लोगों के पास EWS है, ठीक है। अब ये समझ गए। अब हम बनाते हैं यहाँ पे OBC की मेरिट, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम, हमें चाहिए 20 लोग, ठीक है। अब हम डेटा हम 1 से 50 तक का नहीं उठाएंगे, ठीक है। अब हम अपने आगे बढ़ेंगे सीट में और हम देखते रहेंगे, 51 पे पहुँचे, ठीक है, हमें कोई OBC का कैंडिडेट नहीं मिला, ठीक है। अब हम 52 नंबर पे आए, हमें EWS का मिला, तो हमें OBC की बनानी, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर हम पहुँचते 70 नंबर पे पहुँचे। 70 नंबर पे हमें एक OBC का कैंडिडेट मिल गया। ऐसे ही हम आगे जाने के बाद 90 नंबर पे मिला, ठीक है। फिर हमें 65 पे मिला, 65 पे मान लो एक मिल गया, ठीक है। तो ऐसे कर करके हमने एक नंबर आगे बढ़ के हमने OBC की कट ऑफ हमने बना ली, ठीक है। अब हमने अभी OBC के सिर्फ क्या देखे हैं, अभी हमने नंबर हमने ये नहीं देखा कि वो क्या एक्स सर्विस मैन है, क्या वो फीमेल कैंडिडेट हैं या नहीं है। हमने अभी सिंपल ये किया है, हमने 20 लोग देखे हैं, ठीक है। अब मान लो एक नंबर पे हमारे अभिनव जी हैं, ठीक है, मतलब एक नंबर पे नहीं, सॉरी, ये 51वें नंबर पे अभिनव जी हैं जो OBC से हैं, और हमारा जो लास्ट नंबर हमें OBC के क्लोज मिला है वो 105 नंबर मिला है, ठीक है, जो कि ये मान लो अमित जी हैं, ठीक है। अमित जी हमारे 105 नंबर पे हैं। अभी तो ये मेरिट में आ गए। अब क्या करेगा आयोग या फिर जो भी कट ऑफ बनाएगा वो क्या दिखेगा, अब इन्होंने देखा कि 51 से 105 तक तो हमें 20 लोग तो मिल गए, हमें 20 लोग चाहिए थे टोटल, है ना, हमें 20 लोग चाहिए थे। बट अब ये देखेगा कि यार इसमें तो एक्स सर्विसमैन तो हमें 3 मिल गए हैं, ठीक है, और हमें PH भी 3 मिल गए, हमें 1 मिल गए हैं हमें, ठीक है, और स्पोर्ट्स वाले भी हमें 3 मिल गए। लेकिन यार ये OBC में हमें जो फीमेल ढूंढनी थी वो हमें 4 फीमेल चाहिए थी और हमारे पास 2 ही फीमेल हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जैसा कि जनरल में हुआ था वैसे ही होगा। अब क्या होगा, अमित जी जो थे ना, अमित जी को भी यहाँ पे रखा जाएगा, बट क्या होगा, ये काल्पनिक नाम लिए हैं, सत्यता से कोई ऐसा नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, काल्पनिक है, ठीक है। फिर अमित जी आके बोले कि यार मुझे क्यों बाहर कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब होगा क्या कि हमें इसमें 2 फीमेल हैं, लेकिन हमें 1 फीमेल और ऐड करना है, क्योंकि हमें इसमें बल्कि 2 हमें फीमेल और ऐड करनी है और हमें 4 फीमेल्स इसमें लेना है, तभी हम OBC की क्लोज करेंगे। अब हम आगे जाएंगे 105 से, ठीक है, हम 106 पे गए, 107 पे गए, 108 पे गए, 109 पे गए, अब हम गए 110 पे, ठीक है। हमें 110 पे अंजलि जी मिल गई, ठीक है, मान लो एग्जांपल हमें अंजलि जी मिल गई। इनके नंबर कितने भी हों मतलब नहीं करता है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो 4 पूरी करनी है, तो हम देखेंगे कि 105 नंबर पर अमित जी हैं, ठीक है, चलो अमित जी नहीं, 103 नंबर पे जो हमें मिले थे सुनील जी मान लो, ठीक है, सुनील जी मिले थे, और सुनील जी के नंबर थे 51, ठीक है, अमित जी के थे 51.25, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अंजलि के भरी 40 नंबर हैं यहाँ पे, ठीक है, एक समझाने के लिए है आपको, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यार OBC में, ठीक है, हमने 2 फीमेल ऐड करनी है, तो हम देखेंगे सबसे कम नंबर किसके हैं। तो जो हमारे 103 नंबर पे सुनील जी थे, इनके 51 नंबर थे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको लिस्ट से बाहर करेंगे और इनकी जगह पे हम इनको ऐड कर देंगे अंजलि जी को, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी। अब फॉर एग्जांपल मान लो क्वेश्चन ये था कि अगर स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी भरी नहीं जाती है तो क्या होता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक ऑप्शन हम लेते हैं, ठीक है, OBC में ही हम लेते हैं, थोड़ा हौच पौच हो गया भाई, समझाने के लिए माफ़ी चाहूँगा, काम चला लेना। अब यहाँ पे मान लो OBC की हमें 20 सीटें भरनी थी, ठीक है। अब हमारे पास OBC में मान लो हमें 1 सीट चाहिए ना, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, क्योंकि हॉरिजेंटल है, ठीक है, हॉरिजेंटल है ये। हॉरिजेंटल में क्या होगा कि ओवरलैप तो नहीं करेगा कोई, ठीक है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप OBC में SC की दे दो, मतलब आप सोचो कि OBC की जो सीट्स है जो कि स्पोर्ट्स वाली है, ठीक है, और मान लो OBC में ऐसा कोई बंदा था ही नहीं। देखो जब भी स्पोर्ट्स कोटे से किसी ने फॉर्म भरा होगा तो उसने क्या किया होगा, पहले अपनी मेन कैटेगरी चुनी होगी जिसमें उसने OBC सेलेक्ट किया होगा, फिर उसने अपना स्पोर्ट्स वाले पर यस किया होगा,
जैसे EWS में जनरल किया था, जनरल के बाद आपने EWS सेलेक्ट किया, वैसे ही इन्होंने OBC सेलेक्ट किया होगा और स्पोर्ट्स सेलेक्ट किया होगा। ऐसे जनरल में होंगे तो जनरल किया होगा फिर स्पोर्ट्स सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। अब इनके लिए क्या है 20% का रिजर्वेशन है, तो हम एक सीट इनको देनी है। बट मान लो आयोग को या जो परसेंटेज जो बन रही है मेरिट, उसमें कोई भी ऐसा बंदा मिला ही नहीं जिसकी स्पोर्ट्स कोटा में हो, तो अब होगा क्या, OBC की एक सीट तो खाली जाएगी, है ना। आपके अनुसार तो OBC की एक सीट खाली जाएगी, तो क्या करना चाहिए हमें उस सीट पे, क्या इनमें से किसी को उठाना चाहिए। मान लो हमने सुनील जी को बाहर किया था अभी, तो क्या हम सुनील जी को वापस ला सकते हैं क्या इसमें? नहीं दोस्तों, हॉरिजेंटल का एक सिंपल रूल है दोस्तों, हॉरिजेंटल की सीट पे कोई भी नहीं आ सकता। एक बार फिर से सुनो, हॉरिजेंटल की सीट उसी को ही मिलेगी जिसको वो अलॉट हुई है। अगर एक्स आर्मी मैन को हुई है तो वो एक सीट एक्स आर्मी मैन को ही मिलेगी, PH को हुई है तो PH को हुई है, स्पोर्ट्स को हुआ है स्पोर्ट्स को, फीमेल है तो फीमेल। ऐसा नहीं है कि हम मान लो वहाँ पे फीमेल कोई नहीं है तो हम किसी मेल को सीट देते हैं, नहीं देंगे। तो क्या होगा, मान लो अब मुझे OBC में कितनी सीटें लेनी थी, मान लो फीमेल की 4 सीटें थी, तो मुझे 3 सीटें ही भरी, एक सीट मान लो फीमेल की खाली हो गई, मुझे कोई कैंडिडेट मिला ही नहीं, ठीक है, जिसने पेपर नहीं दिया, मान लो उसने फॉर्म भरा था पेपर देने नहीं आया। अब इसमें क्या होगा, जो एक सीट है इसमें किसी मेल को नहीं दिया जाएगा, ये सीट जाएगी जनरल में, ठीक है। जनरल में जाने के बाद क्या होगा कि मान लो एक एग्जांपल मानो, इसको मिटाओ सारा, ठीक है, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लो हमारी SC बहन कोई है, ठीक है, एक फीमेल हमारी SC बहन है और हमारी OBC में एक बहन है, ठीक है। OBC में हमें फीमेल सीट नहीं मिली, सीट नहीं भरी, ठीक है, कोई है नहीं कैंडिडेट। लेकिन SC में एक सीट थी, ठीक है, जो कि फीमेल वाली थी, मगर यहाँ पे 2 लोग और थे, ठीक है। ऐसी ही ये 2 फीमेल और थी मगर इनको नंबर नहीं आया सही, तो जो एक बहन थी उसको मिल गया, इन 2 को नहीं मिला, ठीक है। ऐसी मान लो जनरल में, ठीक है, जनरल में 3 बहनें रह गई हमारी जिनको सीट नहीं मिल पाई, ठीक है। वो उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया, नंबर तो था, मगर उनसे 3 सीट हमें बननी थी, तो 3 लोग जो ऊपर थे उनको सीट मिल गई, ठीक है। ऐसी हमारी मान लो ST में बहन है, उसमें भी 2 लोग ऐसे हैं जिनको जो लोग हैं मगर उनके नंबर इतने नहीं है कि वो जा पाएँ, तो वो SC की कट ऑफ हमने बना ली, जनरल की बना ली, OBC की हमारी नहीं बन पाई क्योंकि एक नहीं था। तो अब हम इस सीट को भेज देंगे जनरल में। जनरल में भेजने के बाद ये नहीं है कि जनरल वाली बहन को ही मिलेगा, नहीं, अभी कितने हैं, 3 तो 5 7 बहनें हमारी ऐसी हैं जो फीमेल कैंडिडेट है, ये इनको एक सीट चाहिए, तो हम उस सीट पे किसी मेल को नहीं देंगे, हम इन देखेंगे इन 7 में सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, तो इन 7 में जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसको वो सीट हम OBC वाली दे देंगे। समझे मेरी बात को? तो ऐसे वो सीट भरी जाती है, ठीक है। अब आपका सवाल होगा कि यार ठीक है, अगर मान लो स्पोर्ट्स कोटे में ऐसा हुआ है, ऐसे स्पोर्ट्स कोटे में भी होगा, ठीक है। मान लो जनरल के स्पोर्ट कोटे में 4 लोग हैं और ST में जो एक सीट हमें भरनी है, ठीक है, उसमें हमारे पास कैंडिडेट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जनरल OBC में जो स्पोर्ट्स कोटे में फॉर्म भरे होंगे उनमें से देखेंगे किसके सबसे ज़्यादा हैं, तो वो सीट हम उनको दे देंगे, मगर किसी और को नहीं मिलेगा। आप समझो, वो जाएगी ही, जैसे मान लो अगर फीमेल कैंडिडेट है तो जो सीट फीमेल के लिए रिजर्व है 600 कुछ सीट्स है ना, तो वो मिलेगी ही फीमेल को ही, वो किसी मेल को या फिर स्पोर्ट्स कोटे वाले को नहीं मिलेगी, भले ही वो सीट खाली रह जाए। हॉरिजेंटल में आप किसी और को रिजर्वेशन नहीं दे सकते, आप उसी को ही रिजर्वेशन देंगे जिसके लिए वो सीट बनी है। तो भले ही अगर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा रियर क्या होगा सर, आप मान लो 68 सीटों पे हमें स्पोर्ट्स या फिर जो भूतपूर्व सैनिक है मान लो नहीं मिल पाते हैं, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, बहुत रियर केस होगा, या फिर फीमेल मान लो 600 सीट्स पे नहीं हो पाती हैं, ऐसा भी नहीं होगा, पहली बात तो सीटें सारी भरी जाएंगी, बट जो डाउट है बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो सीट चाहे वो खाली रह जाएगी, ठीक है, तो भले ही उस पर आपको मौका नहीं दिया जाएगा, वो दिया उसी को ही जाएगा जो कि उस कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, ठीक है। रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, रिजर्व, वो सीटें रिजर्व भी हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, अभी भी नहीं समझे हो तो मुझे बताना, मैंने बहुत मेहनत करके बहुत डीपली घुस के एक एक चीज़ लिख कर आपको मैंने समझा दिया है। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। तो यहाँ पे जो इनका क्वेश्चन था कि फीमेल की इस हिसाब से सीट 1600 हो जाएंगी, तो नहीं, 1600 नहीं होंगी, जितनी सीट है उतनी ही रहेंगी। हाँ, अब इसका मतलब आपका ये नहीं है कि 629 सीट उनकी, या मुझे याद नहीं है कितनी सीट है, एक मिनट रुको, 689 सीट है, सॉरी। अगर यहाँ पर अब ऐसा नहीं होगा कि मान लो उनकी 601, तो देखो अब ऐसा नहीं होगा कि 689 सीट है तो अब उनको बोलो कि बहन तू और सीटों पे अप्लाई नहीं कर सकती, वो कर सकते हैं। मैंने अब क्या बोला था,
जब हम सीट्स बनाएंगे रिजर्वेशन में हम देखेंगे तो हम टॉप के लोग लेंगे, हम उसमें ये नहीं देखेंगे कि वो कितने फीमेल हैं, कितने, शुरू में बता रहा हूँ, बाद में चेक करते हैं, ठीक है। पहला पैरामीटर क्या है कि हम टॉप के 50 लोग, मान लो हमारी 50 वैकेंसी है जनरल में, तो हम टॉप के 50 लोग उठाएंगे। उसमें हमारे ओबीसी वाले भाई भी होंगे, एससी वाले भी होंगे, एसटी वाले भी होंगे, जनरल वाले भी होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए 689 सीट रिजर्व कर दी है तो वो इसमें नहीं आ सकती, वो इसमें आ सकते हैं। मान लो, ठीक है, 1 नंबर रैंक है, ठीक है, 1 नंबर रैंक पे हमारी कोई बहन है जिसके 75 नंबर है, ठीक है, तो भले ही वो उस हॉरिजेंटल में आती हो नहीं आती हो, उसको वो सीट दी जाएगी। तो जनरल का मतलब होता है अनरिजर्व। जनरल में भाई कोई भी बैठ सकता है, ठीक है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, ठीक है, चाहे हमारी फीमेल कैंडिडेट हो, चाहे स्पोर्ट्स वाले हो, उनको तो वो सीट दे ही जाएगी। लेकिन अंत में जब हम कट ऑफ क्लोज करेंगे तो हम उसमें ये देखेंगे कि हमारा जो पैरामीटर है, जो हमारा ये पैरामीटर है, एक मिनट दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता ही है। तो कुल 3446 पद हैं, जो लगभग 31% सीटें जो हैं वो 36 आरक्षण के अंतर्गत जा रही हैं, 66 जो हमारे इसमें जा रही हैं। कैसे जा रही हैं, आइए एक बार हम यहाँ पे देखते हैं। जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया है 113 जो कि जनरल की हैं, ऐसी 509 जो हैं वो अनुसूचित जाति की हैं, अनुसूचित जनजाति की 151 है ना, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 629 है, आर्थिक रूप से 344। तो यानी कुल जो है वो 3446 सीट्स ये होती हैं। तो इसमें से जो फीमेल्स की हैं और वो कितनी सीट्स हैं, 689 सीट्स। देखो आप अगर नीचे आओगे तो इसमें आप आसानी से देखोगे ये है 689 सीट्स, जो कि सीधे के सीधे फीमेल्स की जा रही हैं। तो ये कितना परसेंट है, 20% है। अगर आप इसको निकालोगे तो अभी हम इस वीडियो को नहीं देखेंगे, आप इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। ये वीडियो पड़ी हुई है और मैंने सारी वीडियोस में आपको बताने की कोशिश करी है, आप यहाँ से देखो, ठीक है। अभी तो एक पैट की सीरीज भी चल रही है, लोग इसको देख रहे हैं। आप जो पैट है अभी पैट पे ध्यान दीजिए, उसको भी मैराथन हम डेली 1 बजे ला रहे हैं, वो देख लेना। तो हमने यहाँ पर इस वाली वीडियो में अगर आप देखें, ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हमने आपको ये बताया कि कितने नंबर पे बढ़ सकते हैं, क्या 5 से 6 नंबर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। इसके अलावा हमने इसमें बताया कि 36 आरक्षण कैसे काम करता है। ये वो वीडियो EWS को बहुत बारीकी से हमने समझाया है, अब भी नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को देखिएगा। इसके अलावा जो हमने पोल कराया है उसकी वीडियो ये है, तो आप पोल में भाग लीजिए ताकि हम आपको सही मेरिट बता सकें। तो इसलिए इस वीडियो में समझ लीजिए, रिजर्वेशन हम लास्ट में जब कट ऑफ क्लोज करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि मान लो 689 ये है, 68 भूतपूर्व सैनिक को है, 68 स्पोर्ट्स कोटे से हैं, ये सीटें उसमें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। जब तक ये सीटें कंप्लीट नहीं होंगी तब तक वो मेरिट नहीं बनेगी, और इन केस अगर वो लोग नहीं मिलते हैं तो वो सीट खाली रह जाएगी, लेकिन किसी और को नहीं दी जाएगी, ठीक है, सिंपल है। तो इसका यहाँ पे क्लोज हो गया। अब मुझे लगता है कि जो ये वाले क्वेश्चंस हैं इनके आंसर पता चलेगा। EWS की कट ऑफ कितनी जा सकती है, रिजल्ट कब तक है। देखो कट ऑफ का तो मैं नहीं बताने वाला, वो मैं तभी बताऊंगा, मेरे पास पोल है, मेरे पास डेटा आ रहा है, आप लोग अभी भर रहे हैं, आप भी भर दीजिए अगर नहीं भर रहा है तो कट ऑफ आपको उसी दिन पता चलेगी। और थोड़ी चौंकाने वाली कट ऑफ भी है, क्योंकि हम भी ऐसा नहीं सोच के चल रहे थे और लोगों को भी नहीं पता होगा, क्योंकि लोगों ने सही से फॉर्म फिलअप नहीं कराया थे, लोगों ने सिर्फ एक बटन दे दिया था, उस पर क्लिक करने को बोलते थे, तो लोगों के पास सही आंकड़े नहीं थे, हमारे पास आंकड़े आए हैं। तो थोड़े कट ऑफ चौंकाने वाली तो है, अब ज़रूर चौंकेंगे उसको देख के, डरेंगे नहीं, चौंकेंगे, ठीक है। डरने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत परेशान हो जाइए, लेकिन हाँ चौंकेंगे ज़रूर, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारे पास डेटा आया है, ठीक है, और डेटा आप ही लोगों ने भरा है, कोई मेरा डेटा तो है नहीं। तो वो कट ऑफ वाली वीडियो के लिए वेट कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक वो फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो कृपया जाइए, ताकि हम उसको सही भर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आधार कार्ड पर पापा का नाम प्रभु दयाल है और मार्कशीट पर प्रभु दयाल है, तो सब सही होगा क्या या कोई प्रॉब्लम होगी DB में? ये यश जी का प्रश्न है। इनका सवाल है कि आधार कार्ड पे अलग नाम है और जो मार्कशीट है उस पर अलग नाम है, ठीक है, तो क्या होगा। तो देखो इस सिलसिले में कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपल जाना है और एक एफिडेविट बनवाना है, ठीक है। आप कचहरी जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे एफिडेविट जब आप बनवा लेंगे तो एफिडेविट शपथ पत्र होता है, आप लिख के देंगे, वहाँ पे फॉर्मेट होगा कि ये नाम है, इसमें ये गड़बड़ी है, तो आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कोशिश करो कि आधार कार्ड में अगर चेंज हो सके तो करा लो, ठीक है। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जैसे होते हैं, जैसे आपका राशन कार्ड है अगर, तो राशन कार्ड में तो फैमिली नेम होते हैं, उसमें क्या नेम है, ठीक है। और क्योंकि मार्कशीट में तो आप करा नहीं पाओगे, कोशिश ये करो कि आप नाम सही करा लो, जो पापा का सही नाम है वो ऐड करा लो, ठीक है, तो ताकि आपको एफिडेविट या किसी की ज़रूरत हो ही ना। अभी तो मुझे लग रहा है रिजल्ट में काफ़ी टाइम है, DB के लिए आपका समय काफ़ी है, तो आप आराम से ये चीज़ कर सकते हो।
क्योंकि देखो सबसे बढ़िया तो यही है कि आप उसको ठीक ही करा लो, ठीक है, उससे बढ़िया तो क्या ही होगा। पर अगर ठीक नहीं हो रहा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप दोनों चीज़ लेके जाना, आधार कार्ड भी और अपनी मार्कशीट जो है वो लेके जाना, एक एफिडेविट लेके जाना, उसको अटैच करना, ठीक है, और एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी ले जाना। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट क्या है, मान लो आपको कोई फैमिली कार्ड है, ठीक है, जिसमें राशन कार्ड है या आयुष्मान कार्ड अगर बना हुआ है, मतलब कोई भी ऐसा है जिसमें फैमिली में आपके पिताजी का नाम वही है जो आपके मार्कशीट में है, तो आप उसको सपोर्टिव एज अ डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, ठीक है। और एक एफिडेविट जरूर बनवा लेना, कचहरी पे आप जाओगे तो वहाँ पे उनको बताओगे तो वो एफिडेविट आपका बनाकर दे देंगे, ठीक है। और सबसे पहले प्रयास ये करना कि आप उसको ठीक ही करा लो तो ज़्यादा अच्छा है। अगला क्वेश्चन है देखो EWS को लेके काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में क्वेश्चंस हैं, क्योंकि लोग सच में बहुत हैं। अब तक मैं भी मान के चल रहा था दोस्तों कि EWS के लोग बहुत कम हैं, पता है। पहले मैं सोच के चल रहा था कि ब्रेक में निकाला था लगभग 25% लोग होंगे जिसमें जनरल और EWS वाले होंगे, बट आप हैरान हो जाओगे जो मेरे पास पोल आए ना उसमें लगभग 15% लोग EWS में हैं और सिर्फ 10% लोग जनरल में। तो इसलिए कट ऑफ आपकी लो ही जाएगी। लो क्यों जाएगी, क्योंकि जनरल में भाई ज़्यादा लोग हैं ही नहीं, सिर्फ 10% है, और 10% में से भी कुछ फीमेल्स होंगे लगभग। इसमें से अगर मैं 10% निकालता हूँ तो लगभग 10% और फीमेल हटा लो तो उनको तो अलग रिजर्वेशन है। तो जो 1200-1300 सीट्स बच रही है ना जनरल में, उसमें मुझे लग रहा है बहुत सारे OBC वाले और EWS वाले कैंडिडेट जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो कोर वाले जो OBC और EWS वाली वैकेंसी है जिसमें रिजर्वेशन है उसमें लोग कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि मेरे EWS में तहसीलदार ने अपने सिग्नेचर 2023 लिख दिया है धोखे से, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी। मेरा मानना ऐसा है, देखो ये आयोग ही है, मैं तो दे नहीं रहा हूँ, आयोग ही नौकरी देगा आपको। तो आयोग अगर EWS चेक करता है तो वो सबसे पहले ये चेक करेगा कि कहाँ का है, पहला पॉइंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सिर्फ EWS वालों के लिए नहीं है, यहाँ पे स्किप मत करना, काम की चीज़ें सुन लो, चाहे OBC सर्टिफिकेट है कोई भी है। कैसे होगा, सबसे पहले वो देखेंगे कि कहाँ से बनाया है, क्या आपने सही अथॉरिटी से बनवाया है, कहीं आपने घर पे तो नहीं बना लिया अपने आप लिख के, वो पहली बार चेक करेंगे, ठीक है। दूसरा चेक करेंगे आपका नाम, ठीक है, EWS का बता रहा हूँ, ऐसे वैसे जनरली सभी का ही होता है। उसके बाद क्या चेक करेंगे कि उन्होंने जो फॉर्मेट दिया था, मतलब उन्होंने जो फॉर्मेट उन्होंने बताया था कि इस डेट से कब तक का होना चाहिए, जो कि एक किसी ने क्वेश्चन पूछा भी था, क्या वो उस डेट का है या नहीं है, दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात चेक क्या करेंगे कि किसके द्वारा बना हुआ है, मतलब सिग्नेचर किसके हैं, ठीक है। तहसीलदार से बनवाया तो तहसीलदार के सिग्नेचर, लेखपाल के सिग्नेचर है या नहीं है वहाँ पे, ठीक है, और किस साल के लिए वैलिड है वो या नहीं है, फिर वो सिग्नेचर में देखेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे उठ सकता है, तो आप क्या करिए, एक बार इसके लिए अपने जिनसे आपने सर्टिफिकेट बनवाया है, जो आपके लेखपाल हैं वहाँ पे या जो तहसीलदार हैं, ठीक है, उनके पास जाइए, उन्हें ये बताइए कि सर मेरे नंबर ऐसे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो कट ऑफ बताई जा रही है उससे ज़्यादा नंबर हैं तो आप उनके पास जाइए और कहिए सर कि देखिए मेरी नौकरी का सवाल है, अगर इसमें क्या कुछ आपको, क्योंकि देखो इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि वो ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तो वही बताएंगे। अगर ठीक हो सकता है, कुछ और ऑप्शन है तो वो सही करवा दीजिए वहाँ से, नहीं होता है तो एक एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है, कि मेरी साइड डिटेल्स सही हैं जो कि मैंने आपको बताया और ये गलती से हुआ है, ये लिख के आप दे दीजिएगा एफिडेविट में, ठीक है। अगर नहीं होता है तो, अगर ठीक हो जाता है तो करा लीजिए। वैसे मुझे लगता है कि इसके वजह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, बट फिर मैंने बताया ये मेरा फैसला तो होगा नहीं, ना ही ये आपका है, आप भी कुछ सोचो, या आप तीसरे से पूछो तो भी गई, ये अंतिम फैसला तो आयोग का है। तो कोशिश करिए कि हम, क्योंकि देखिए सरकारी अथॉरिटी है, हम जितना हो सके अपने एंड से चीज़ें ठीक कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि यूसी ने भी ये क्वेश्चन पूछा था, आप एग्रीकल्चर टीए हैं, इन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो चाहे कोई भी हो, आपके चाहे डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत हो, कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो, आप कोशिश करिए कि उस चीज़ को लेके सोल्यूशन पहले ही निकाल लें। कुछ चीज़ का नाम है मार्कशीट में, उसमें गड़बड़ है, तो आप कोशिश करिए कि आप आधार कार्ड में नाम सही करा लें, आपको एफिडेविट जमा करने की कोशिश जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे ही इसमें भी आप कोशिश करिए कि सही हो जाए, नहीं होता है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको बाहर किया जाएगा। इसमें आप एक एफिडेविट बनवा लेना, अगर होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सके तो लेखपाल जी से एक बार मिल लीजिए, जो तहसीलदार ने आपको बनाया है उनसे एक बार मिलकर ये बात कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि इस हिसाब से क्या मेरिट ज़्यादा जाएगी 55 के पास, और ये इसका जवाब मैं दे चुका हूँ अनुभव जी, ठीक है। और हमारा अंतिम जो 2 क्वेश्चन है डाउटफुल क्वेश्चन का है, एनालाइज करें, जो कि 7 से 8 क्वेश्चन है। फिर देखो एग्रीकल्चर इन्फोटेक 8207, देखो इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप ये वाली वीडियो देखेंगे AGTA 2025 कितने नंबर बनेंगे, तो इसमें मैंने बारीकी से एक एक चीज़ को सही से समझाया है।
तो आप इस चीज़ वीडियो को देख लेना। मेरा मानना है मोटा माटी मैं आपको बताऊं, फिर भी मुझे नहीं लगता कि 5 से 6 नंबर या 7 नंबर पे नंबर मिलने वाले हैं, जहाँ तक मैंने एनालाइज़ किया है। 2 क्वेश्चन मुझे लग रहा है, एक तो यूपी नीडा वाला और एक इमामबाड़ा वाला, ठीक है, जिस पे आपको नंबर मिल सकते हैं। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मेरा फैसला तो है नहीं, लेकिन जो मुझे लग रहा है बता रहा हूँ। 5 से 6 क्वेश्चन पे डाउट है, ये आपका बात सही है, 5 से 6 क्वेश्चन पे डाउट है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आयोग 5 से 6 नंबर देने वाला है। आप समझ रहे हो, अगर आयोग यहाँ पे 5 से 6 नंबर देने गया तो कितना अंतर हो जाएगा मेरिट का। तो यहाँ पे आयोग को भी पता है, वो 2 नंबर मुझे लगता है जिस पे ज़्यादा चैलेंज हो सकता है, वही उनके ही 2 नंबर या 3 नंबर, बहुत ज़्यादा हुआ तो 3 नंबर, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे कोई संभावना लग नहीं रही है। बाकी तो देखो भगवान ही जाने और आयोग ही जाने कि क्या होने वाला है। आप और मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं। अंतिम क्वेश्चन है अजय कुमार जी का। ये पूछ रहे हैं, सर मेरे आधार कार्ड में DOB 1/1/1996 है और मार्कशीट में DOB 10/7/1996 है। SC नंबर 40 है, और तो DB को ID को लेकर क्या हो सकता है? अच्छा, DB में ID को लेकर क्या हो सकता है? क्या एफिडेविट मान्य हो सकता है DO के लिए? प्लीज़ रिप्लाई करें। तो अजय कुमार जी, आपका आधार कार्ड में DOB अलग है और मार्कशीट में DOB अलग है। तो जो क्वेश्चन इनका था ना, यूनिस वाला थोड़ा मिलता जुलता है आपका, ठीक है। तो इसमें आप क्या करिए, आप एफिडेविट बनवा लीजिए। कोशिश करिए कि आधार कार्ड में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सही करा लें। पहले तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि मार्कशीट में शायद कराना तो संभव नहीं होगा। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा, ठीक है। आधार कार्ड में चेंजेस कराने के लिए मुझे लगता है जन्म प्रमाण पत्र लगता है ना। तो जन्म प्रमाण पत्र होगा, उससे उसको जमा करके आप अपनी DOB चेंज करा लीजिए आधार कार्ड में। तो सबसे बढ़िया है कि मुझे लग रहा है 40 नंबर है, मुझे लग रहा है आपका हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतने नंबर पे तो SC में हो जाएगा आराम से, मुझे लगता है फाइनल। तो ये तो आपके लिए ज़रूरी है। आप क्यों अपने खतरे में डाल लो अपनी सीट को? आप जाओ और इसको सही कराओ अभी, अगर नहीं हुआ, क्योंकि आधार कार्ड सही होने में भी 1 महीना तो लग ही जाएगा, है ना। तो आप जाके इसको DOB को अपने आधार कार्ड में सही कराने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है, ठीक है, तो आप फिर एफिडेविट बनवा लो। अब एफिडेविट मान्य होगा या नहीं होगा इस सिलसिले में, क्योंकि आधार कार्ड और मार्कशीट दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आयोग ही फैसला कर सकता है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बहुत थे दोस्तों, क्योंकि आपके लगातार मेरे पास कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे पता है, वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब बस आप लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीडियोज़ पे व्यूज़ तो देखो खूब है। मैं आपको देखो, आप मेरे अपने, मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ। देखो 23,287 लोगों ने देखा है, 27 लोगों ने देखा है, लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ 143 लोगों ने किया है। तो चलिए कोई बात नहीं, हर बार किसी को खुश नहीं किया जा सकता, यही मान के हम काम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि आप अपना काम करो, तो हम अपना काम करते रहेंगे। हम कोशिश कर सकें कि आपके दिल में हम कहीं ना कहीं छोटी सी जगह हम भी बना लें, और शायद जिस दिन हम जगह बना लेंगे तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएंगे। कोई गलती हो रही है तो हमें माफ़ कर दीजिए। अभी भी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप नीचे लिख दीजिए। बाकी पैट का वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चंस को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको 6 तारीख को पेपर है भी है, तो आप उसकी तैयारी करिए, ठीक है। अब अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। आपको पैट के लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका पैट का पेपर बहुत अच्छा जाए। आप चाहे किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हों, अब क्योंकि कंपटीशन दोस्तों हर साल बढ़ता जा रहा है, बच्चे लगातार नए भी आ रहे हैं। अभी भी 25 लाख के करीब फॉर्म भरा है ना। तो कंपटीशन तो आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, सीट्स भी खूब आने वाली हैं। तो आप मेहनत करिए दोस्तों, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।